नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कबीर मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरुअर थै फल, झड़ी पंड्या, बहुरी न लागे डार। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो जैसे कि आपको पता है कि अत्यंत किसी भी चीज का दोहन हानिकारक होता है, अति हानिकारक होता है। तो आज हमारे स्टूडियो में इसी विषय पर एक चर्चा रखी गई है, जैसा कि कई दिनों से हम पोस्टर वायरल कर रहे हैं कि पर्यावरण और जन स्वास्थ्य। तो हमारे सामने हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आज एक विशेष अतिथि आपके समक्ष आएंगे और मैं अभी उनको औतरित करने के लिए कहती हूँ कि आप आए और अपना कैमरा ऑन करें। आपसे अनुरोध है सर कि अपना कैमरा ऑन करें ताकि श्रोता से मुखातिब हो सके। बहुत बहुत नमस्कार है सर, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी जो मैंने दोहा पढ़ा, उस दोहे का मतलब यही है कि किसी भी चीज की अतिशयता हानिकारक होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से डाल की शाख से, पेड़ की शाख से एक पत्ता तोड़ लिए जाने पर पत्ता दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। हुआ यही है कुछ हमारे साथ कि हमने बहुत बुरी तरह से, जो हमारा साथी है प्रकृति और हमारा संबंध सदियों सदियों से है, हम संलग्न है एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना, प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकृति का हमने सदियों से दोहन किया है और उस दोहन का नतीजा ये हुआ है कि हम पूरी तरह से टूटने के कगार पर, मौत के कगार पर आ गए हैं। अपना ही जीवन हमने खतरे में डाल लिया है, समस्त जीव जंतुओं का जीवन खतरे में डाल लिया है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि पर्यावरण जो हमने खुद पैदा किया है, जो हमने खुद प्रदूषित किया है, हमारी ही जिम्मेवारी का ये नतीजा है कि हमारा जीवन आज खतरे में है। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष अतिथि आदरणीय डॉक्टर अरुण A.K. अरुण साहब हैं। आपका मैं मंच पर, पदगामिनी के मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन करती हूँ सर। और आपसे हमें जानना है कि ऐसी संकट की घड़ी में, जबकि हम समस्त जीव जंतु, समस्त जीवधारी, मनुष्य, पेड़ पौधे, पत्ते, सब संकट की घड़ी में हैं, और वो संकट ऐसा है कि हम भी सुनते होंगे, आप भी सुनते होंगे कि किस तरह से 10 साल के बच्चे को चलते चलते हार्ट अटैक आता है, डांस करते करते हार्ट अटैक आता है। क्या नतीजा है पता नहीं, आप बताएंगे। तो सलाह तो आपसे लेंगे और हम इसी पर्यावरण में हमें रास्ता ढूंढना है कि हम कैसे इस रास्ते से निकलकर अच्छे रास्ते पे जाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य के आपको गाइड के रूप में आपको हमने आमंत्रित किया है कि हमारा स्वास्थ्य इसी संकट की घड़ी में कैसे अपने स्वास्थ्य के लिए हम खुद सलाहकार बन सकते हैं। तो आप हैं पश्चिम बिहार से डॉक्टर A.K. अरुण, दिल्ली से ही हैं आप, विशेषज्ञ हैं पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के, जैसा कि आज का विषय भी है पर्यावरण और जन स्वास्थ्य। पर्यावरण और जन का बहुत घनिष्ठ संबंध है, स्वास्थ्य घनिष्ठ संबंध है, और आप एक इस विषय के विशेषज्ञ हैं। आप क्रॉनिक और असाध्य बीमारियों के भी विशेषज्ञ हैं। आप स्वास्थ्य पत्रिका फूड न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ के मुख्य संपादक हैं। आपने 800 से अधिक आर्टिकल लिखकर तमाम नेशनल पत्रिकाओं को और मैगजीनों को समृद्ध किया है। आप बहुत गंभीर और क्रॉनिक बीमारियों के विशेषज्ञ हैं, लीवर, पैंक्रियाज आदि बीमारियों के विशेषज्ञ हैं। और बता दूं आप लोगों को कि आप बहुत सारे अवार्डों से भी सम्मानित हैं। नेशनल यूथ अवार्ड 1988-89, गांधी पीस अवार्ड 2001, इंटरनेशनल वॉलेंटियर अवार्ड 2001, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016, प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2018। पटल के उस पार हमारे कुछ श्रोता जुड़ गए हैं, कुछ आंखें दिखाई पड़ रही हैं,
आप सभी का हार्दिक हम स्वागत करते हैं। अभी नाम मुझे दिख नहीं रहा है, नाम दिखेगा तो हम आप सबका नाम जरूर लेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब, और आज हमारे श्रोताओं को अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें कि किस प्रकार से जो पर्यावरण हमने खुद पैदा किया है और प्रदूषण पैदा किया है, उसमें हम अपने लिए खुद अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि इस तरह तो मरना या मौत को गले लगाना भी उचित नहीं है, लेकिन हाँ, जो असंतुलन मैंने किया है, चाहे किसी भी तरह का विकार उत्पन्न किया है, उस असंतुलन में भी संतुलन की स्थिति कैसे पैदा करें, ये आप हमें ऐसा सलाह आज देंगे। तो समस्त श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और श्रोताओं के साथ हम छोड़े जाते हैं डॉक्टर ए.के. अरुण साहब को। आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल प्रश्न साझा करिए, हम नोट करेंगे और अंत में आपके प्रश्नों का उत्तर भी डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब आइए, आपका पुनः पदगामिनी परिवार में अभिनंदन और स्वागत है, और आज के विषय पर अपना मत साझा करें ताकि हमें कुछ फायदा हो, लाभ हो। स्वागत है सर, बार बार स्वागत है। मंजुला जी, नमस्कार। आमतौर पर इस तरह के वर्चुअल मीटिंग्स का मैं बहुत आदी नहीं हूँ, इसलिए कहीं कुछ दिक्कत होगी, संप्रेषण में कोई दिक्कत होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि बहुत सरल भाषा में पर्यावरण का जो संकट है और उससे जुड़ा हुआ जो जन स्वास्थ्य का संकट है उसकी बात मैं आपसे करूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अनौपचारिक बात करूं, कोई बहुत फॉर्मल लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब विद्वान लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सारे प्रोफेशनल्स मंजुला जी की जो ये पथगामिनी जो ग्रुप है उसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि मुझे अनुमान है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा विद्वतापूर्ण वक्तव्य की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ बातचीत रेखांकित किए जाने की ज़रूरत है। कुछ बात है जिसको सिर्फ रेखांकित किए जाने की जरूरत है। सबको पता है, सब कुछ, सारा संकट सबको पता है। तो मैं अपनी बात कोशिश करूंगा आधे पौने घंटे में अपनी बात रख दूं, और उससे संबंधित अगर कोई सवाल होगा आपका तो आप लिख के रखिए, मंजुला जी के माध्यम से सवाल हम तक पहुंचेगा, फिर मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले एक प्राथमिक जो वक्तव्य है वो मैं आपके सामने रखता हूं। खास करके जो मानवीय गतिविधियां हैं, और आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, पृथ्वी और उसके आसपास का जो पूरा परिवेश है, जो एक हैबिटाट है, उसमें मनुष्य और मनुष्यों के अलावे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब हैं, और उसके साथ जो उसकी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिस पर हमारी बहुत कम नजर है। हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हमें लगता है कि हम तो सब ठीक ही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि जितने प्लास्टिक के कचड़े हैं, अब कोई सामान्य व्यक्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो प्लास्टिक के कचरे की वजह से इस पर्यावरण का नुकसान कर रहा है, या हमारे द्वारा जो उत्सर्जित जितनी भी वेस्टेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, किचन के वेस्ट हों या हाउस होल्ड वेस्ट हों, या कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मकान बन रहे हैं उसके वेस्ट हों, या फिर अस्पताल में जब आपका इलाज चलता है तो उससे जो वेस्टेज निकलते हैं, जैसे सलाइन वाटर की बॉटल्स, निडल्स, वो ट्यूब्स, पाइप्स, ये जितनी सी, ये सब के सब प्रदूषण पैदा कर रही हैं। और एक इंसान के रूप में हमने ये मान लिया है कि ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए बनी है, हम ही यहाँ रहने वाले हैं और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। ऐसी कोई कल्पना भी नहीं करता एक सामान्य मध्य वर्ग का व्यक्ति, कोई भी स्त्री या पुरुष, उसको इस बात का एहसास भी नहीं है कि इस दुनिया में, इस वातावरण में, इस पर्यावरण में हमारे से भी कई गुना ज्यादा, हमारी पूरी आबादी से कई गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा दूसरे जीव जंतु हैं, दूसरे कीट हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, जीव, सूक्ष्म जीव हैं, ये सब रह रहे हैं। और ये पृथ्वी उनके लिए भी बनी है। उनका भी बराबर का हक है इस पूरी वातावरण पे, यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी, इस पे उनका भी हक है। लेकिन हमने उनको गिना ही नहीं, अपनी सुख सुविधा में हम उनको गिनते भी नहीं।
अभी हिंदुस्तान में लगभग 40 से 50 डिग्री के बीच तापक्रम चल रहा है। अलग अलग हिस्से में अलग अलग टेम्परेचर है, कहीं कहीं 48-49 डिग्री भी गया है। दिल्ली में तकरीबन 40-42 डिग्री का तापक्रम है, पहाड़ों में थोड़ा कम है। ज्यादातर दिल्ली में जो साधन वाले लोग हैं अपनी गाड़ियों से पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहाँ महसूस करते हैं कि वहाँ लगभग 10-15 डिग्री टेम्परेचर कम है, तो वो बड़े खुशनसीब हैं। तो ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि हमारे सामने है और पिछले 70-80 वर्षों में स्थिति बहुत खतरनाक हुई है। अगर आंकड़ों में बात करें तो पर्यावरण का जैसे जैसे संकट गहराता गया है, वैसे वैसे लोगों में स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ी हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि इतने सारे लोग हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, उसकी वजह से ये सारा प्रदूषण है, और ज्यादातर लोगों की यही राय है। आम लोगों के मन में ये बात सामान्य रूप से आ गई है, और इस समय जो पूरा एक राजनीतिक वातावरण है हमारे देश में, उसमें इस बात को एक खास वर्ग संप्रदाय से भी जोड़ दिया गया है कि ये तो बच्चे ही पैदा करते हैं और इनकी वजह से सारी समस्याएं हैं। लेकिन ठंडे दिमाग से अगर आप सोचें तो पर्यावरण, या जो उसको अगर मैं दूसरे शब्द का इस्तेमाल करूं जिसको हैबिटाट बोलते हैं, पर्यावास शायद हिंदी में बोलते हैं, ये हैबिटाट सह जीवन से बनता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले यहां रह लेंगे तो शायद बहुत अच्छी पर्यावरण की स्थिति हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परस्पर सहजीविता की वजह से पर्यावरण बेहतर होता है, ये हमें सबसे पहले मानना होगा। और अगर आप पर्यावरण को बेहतर तरीके से देख रहे हैं कहीं, या देखने की वो दिव्य दृष्टि आप में है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सामान्य रूप से किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां लोग कम हैं, जहां आदमी कम जाते हैं, आप वहां का पर्यावरण देख के आइए। वहां की हवा, वहां की मिट्टी, वहां का पानी, वहां का वातावरण देख के आइए। हम में से बहुत सारे लोग पहाड़ों में बहुत गहरे चले जाते हैं, जैसे लेह लद्दाख जाते होंगे। आप डिफरेंस महसूस करेंगे, दिल्ली और लेह लद्दाख में ही आपको डिफरेंस महसूस होगा। आप यहां से शिमला मनाली जाते हैं, वहां ही आपको ये फर्क महसूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उतनी आबादी नहीं है जितनी दिल्ली में है या किसी महानगर में है। हालांकि अब वहां भी भीड़ हो गई है और वहां की स्थिति भी बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि वहां लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आप अगर इसको इस रूप में सोचें कि जहां आदमियों की संख्या, इंसानों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर्यावरण का संकट गहरा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को इस बात पर आपत्ति होगी, क्योंकि वो चीजें दिख रही हैं। हमने जंगल में इतने बड़े पैमाने पे जीव जंतुओं को बीमार होते हुए नहीं देखा। वो एक स्वाभाविक जो प्राकृतिक बीमारियां होती हैं, परिस्थितिवश जो कुछ बीमारियां किसी पक्षी में, किसी जीव में, जंतु में होता होगा, उसको अगर छोड़ दें तो जितने बड़े पैमाने पे इंसान बीमार है, अलग अलग रोगों से ग्रस्त है, इतने बड़े पैमाने पर तो कम से कम प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से रहने वाले जीव जंतु तो नहीं ही है। इसलिए भी मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत जरूरी है कि पर्यावरण और मनुष्यों से जुड़ा उनकी सेहत से जुड़े बहुत सारे मसले क्यों चर्चा में आने चाहिए, क्यों उस पर बातचीत होनी चाहिए। इसलिए भी मुझे ये लगता है, यानी कि मनुष्य जहां है, सघन रूप से जहां मनुष्यों की आबादी बढ़ती जा रही है, वहां संकट भी गहरा रहा है। इसको आप संक्षेप में ऐसे भी देख सकते हैं कि मनुष्य गांव में थोड़े बेहतर स्थिति में है, सुविधाएं वहां जरूर कम है शहर की अपेक्षा। वहां इतने फास्ट व्हीकल्स नहीं है क्योंकि सड़क उतनी अच्छी नहीं है, गांव की सड़क गांव के तरीके से है। अब तो
विकास का मतलब ही हो गया है कि आपने सुना होगा एक टर्म, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, सब कुछ स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। अब ये स्मार्टनेस की जो परिभाषा है, उस पूरी परिभाषा में आप देखेंगे कि पर्यावरण और प्रकृति पीछे छूटती चली जाती है। स्मार्ट क्लास का मतलब होता है कि वो सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड, एक कमरे को डिजिटल बोर्ड से, अब डिजिटल बोर्ड के लिए एसी चाहिए, डेस्क बेंच आजकल प्लास्टिक्स के आने लग गए हैं, उस पर जो बोर्ड्स होते हैं उसको लेजर से लिखा जाता है। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है वो अप्राकृतिक व्यवस्था है। तो जैसे जैसे हम स्मार्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा गांव स्मार्ट होता जाता है, वैसे वैसे वो गांव प्रकृति से दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा शहर स्मार्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है। और यही संकट है। और इस संकट की वजह से जो मानवीय दिक्कतें, मानवीय संकट खड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है आज मैं इशारे से आपको वो बताना चाहता हूं। पर्यावरण का संकट और जन स्वास्थ्य, ये दोनों लगभग एक सिक्के के दो पहलू की तरह के शब्द हैं। मेरी आवाज ठीक से जा पा रही है ना? मैं बस इसलिए कि मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे सामने ऐसा कुछ महसूस मुझे नहीं हो रहा, तो बस एक बार आप एक्नॉलेज कर दें कि हाँ, आवाज ठीक जी, से जा रही जी, है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ठीक आपको है, मैंने मंच पे अकेला छोड़ा है। अभी फ़िलहाल मैं बैक में जाती हूँ। आप धन्यवाद। बोलें, सुन रहे हैं हम लोग। जी। तो पर्यावरण संकट और जन स्वास्थ्य के बीच एक गहरा संबंध है। और ये जो संकट है, यानी कि पर्यावरण का संकट और लोगों की बीमारियों का संकट, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण और जो इकोलॉजिकल जो लॉस हो रहा है, जो जो पारिस्थितिकी क्षरण जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में, उनसे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे आप देखें कि तथाकथित विकास में कंस्ट्रक्शंस बहुत होते हैं, मतलब रोड बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्कुल सब कुछ कायाकल्प हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं। तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसमें धूल बहुत उत्पन्न हो रहे हैं। और धूल के कण जो है, जिसको एसपीएम बोलते हैं हम लोग, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ये बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्मतम धूल, जिसको माइक्रो डस्ट बोलते हैं। नंगी आंखों से वो नहीं दिखता, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करिए, अपने घर में एक किसी टेबल पर एक व्हाइट सीट बिछा दीजिए या कांच का टुकड़ा बिछा दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह उस कांच पर हाथ डालिए तो आपको धूल के कण आपके हाथ में, या सफेद कपड़े से उसको वाइप कीजिए तो आपके कपड़े में वो धूल के कण दिखेंगे। लेकिन आपकी नंगी आंखों से ऐसा लगे कि आपका कमरा बहुत साफ है। तो ये जो एसपीएम है, ये सबसे खतरनाक प्रदूषण के रूप में, क्योंकि ये सूक्ष्म है, दिख नहीं रहा, और हमारे नाक के जरिए, श्वास नलिका के जरिए हमारे फेफड़े में जाकर हमारे फेफड़े को बीमार बना रहा है। तो जितने भी इस तरह के रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, सीओपीडी जिसको बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दमा है, और भी सांस के जितने रोग हैं, हृदय रोग है, ये सब के सब इस तरह के प्रदूषण से उत्पन्न हो रहे हैं। बीमारी को अगर आप समझना चाहते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, तो आप देख सकते हैं कि कुछ तो एक्यूट डिजीजेज हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो तात्कालिक रूप से उत्पन्न हो रही हैं। उसमें एक सबसे बड़ी और सबसे घातक चीज है, वो है एलर्जी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, पेशेंट्स हैं, जो अचानक से आएंगे कि डॉक्टर साहब, बहुत घबराहट में आएंगे, डॉक्टर साहब पूरे शरीर पर चकत्ते चकत्ते हो गए, लाल हो गया है, खारिश हो रही है, जलन हो रहा है, प्लीज कुछ करिए। और उनको तुरंत रिलीफ चाहिए। इसमें तुरंत रिलीफ के लिए जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, वो दवाइयां एक दूसरे किस्म की परेशानी पैदा करती है। वो इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं, वो एंटी एलर्जिक दवाइयां होती हैं, वो बहुत एडवांस हो जाए अगर बीमारी तो स्टेरॉइड्स होती हैं। इनका आपके शरीर पर, शरीर के अंगों पर बहुत बुरा असर होता है। तो ये सारी चीजें पर्यावरण प्रदूषण की वजह से उत्पन्न हो रही हैं।
मौसम बदल रहा है, इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है दिल्ली में, और इस समय हर घर में जिनके पास भी साधन है उनके घर में एसी फुल उस पे चल रहा होगा। अब मैं एक छोटी सी विसंगत बातें आपसे करूं, आपको बुरा भी लगे तो मैं करूंगा ये बात। कई ऐसे घरों में मैंने देखा है कि उनका एसी 18, 16, 17 इस पर चल रहा होता है, यानी कि उतना टेम्परेचर वो मेंटेन कर रहे होते हैं अपने एसी से, 18 डिग्री का टेम्परेचर वो मेंटेन करते हैं। और इस भीषण गर्मी में वो 18 डिग्री टेम्परेचर पर कंबल ओढ़कर सोते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि हमने सुविधा तो ली, जाहिर है बहुत गर्मी है, लेकिन इतनी सुविधा ले ली कि इस गर्मी में भी हमें कंबल ओढ़ना पड़ रहा है। हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमारी एसी जो हमारे कमरे को ठंडा कर रही है वो बाहर के वातावरण को कितना गर्म कर रही है। हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं। इसका एहसास आपको तब होता है जब आप अचानक कुछ ऐसी जरूरत आ जाए और अपने एसी वाले कमरे से निकलकर बाहर, घर से बाहर निकलते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ओह माय गॉड, इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर, 50 डिग्री, 48 डिग्री। लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं है कि 48 डिग्री टेम्परेचर के लिए आप जिम्मेवार हैं या हम जिम्मेवार हैं। अब ये जो तापक्रम का अचानक से बढ़ना और घटना और उसका आपके शरीर पर प्रभाव, उसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, आप उसकी कल्पना कर लीजिए। अच्छा, ये जो तात्कालिक रोग हैं, जैसे एलर्जी हो गई, जो तत्काल आ गया, मतलब अभी तक शरीर ठीक था, अचानक से खारिश शुरू हो गई, शरीर पर चकत्ते चकत्ते उद्भेद आ गए, लाल निशान बन गए, कहीं ब्लिस्टर्स जैसे बन गए, और उसके बाद हमने जैसे तैसे उसको मैनेज करने के क्रम में उसको इंजर्ड कर दिया, चमड़े पे खरोंच आ गई और उसकी वजह से वो और कॉम्प्लिकेट हो गया। फिर हमने कुछ अंग्रेजी दवाइयां खाई, एंटी एलर्जी खाया, बहुत सारी एंटी मेडिसिन खाए, उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स हुए, इस तरह से बीमारी एक्यूट से क्रॉनिक की तरफ चलते चली जाती है। और आप देखेंगे कि 2-3 तरह की बीमारियां बहुत बढ़ी हैं। एक तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत बढ़े हैं और उसमें ऑटो इम्यून रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत बढ़े हैं। हृदय रोग जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग है, वो भी बहुत बढ़ा हुआ है। सबसे ज्यादा तेजी से जिसको कहते हैं फास्ट ग्रोइंग डिजीज, वो कैंसर है। स्त्री पुरुष दोनों के शरीर में अलग अलग अंगों में होने वाला कैंसर, उसकी अलग अलग अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो अलग अलग अंगों पे अलग अलग उसका आंकड़ा आएगा। लेकिन आप ब्रॉडर वे में सोचिए कि वो जो कैंसर है वो स्त्री पुरुष को बराबर अफेक्ट कर रहा है। उसमें त्वचा के कैंसर में बहुत वृद्धि देखी जा रही है। ये सब वातावरण से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावे जितनी भी बीमारियां हैं जिसको कि आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उसमें कैंसर, सांस से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग, डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, इससे संबंधित रोग, जोड़ों से संबंधित रोग। इसके अलावे जो एक नए किस्म के रोग की चर्चा आजकल हो रही है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसके बारे में मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा समाधान लेकर अभी नहीं आया है। वो कह रहे हैं जी ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमारे शरीर का जो रक्षा प्रणाली है, हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता, और इसीलिए इसको लाइलाज बीमारियों की कैटेगरी में डाल दिया गया। अभी से करीब 10 साल पहले तक हम लोग कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में पढ़ते थे, लेकिन आज की तारीख में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस में 70 से ज्यादा रोग शामिल हो गए। उसमें आपका डायबिटीज भी है, उसमें आपके जोड़ों से जुड़ा हुआ रोग भी है, जॉइंट पेन भी है, उसमें आपके सांस से जुड़े हुए रोग हैं, उसमें आपके त्वचा से जुड़े हुए रोग हैं। ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में डाल दिए गए, यानी कि इनका कोई इलाज नहीं है अभी तक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी परिस्थितियों में हमने जो सुविधाओं के लिए जो इंतजाम किए, उसकी वजह से हम पर्यावरण का कितना नुकसान कर रहे हैं और उसकी वजह से हम खुद उस नुकसान को कितना झेल पा रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा
कि इस पूरी चर्चा में थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था कि यह पर्यावरण, यह प्रकृति, यह व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप इसके पूरे मालिक नहीं हैं। आपको यह एक अंश के रूप में दिया गया था, लेकिन आपने कब्जा कर लिया। आपने पूरी पर्यावरण को, प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की, और माफ कीजिएगा, हमारी आपकी इस कोशिश का फायदा बाजार उठा गया। मार्केट ने डिवाइसेस बनाकर आपको दे दिए, एसी, उसकी कई वैरायटीज आ गई, अलग अलग स्टार रेटिंग आ गई। वो थोड़ा सा इलीट क्लास को सुनने में अच्छा लगता है कि मैं तो 5 स्टार रेटिंग का एसी यूज करता हूं, यानी कि बिजली थोड़ी बचा लेता हूं। फिर कोई कहेगा कि ये फला एसी है, ये ग्रीन एसी। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ग्रीन एसी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रीन एसी क्या है। उस पर ग्रीन लेवल लगा होता है। वो कुछ न कुछ अपने अंदर कुछ तकनीकी घपले करके वो ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, आप तो इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपका खान पान भी बदल गया। जाहिर है कि जब आप इस भीषण गर्मी में 50 डिग्री के वातावरण के टेम्परेचर में आप 18 डिग्री में रह रहे हैं, तो जाहिर है आपका खाना पीना भी बदलेगा। इसी गर्मी में आइसक्रीम की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी गर्मी में जो रेस्टोरेंट से मिलने वाले भोजन है, क्योंकि किचन में तो कोई जाएगा नहीं, किचन तो गर्म होता है, किचन में एसी तो चलता नहीं, तो जाहिर है कि फूड को आप खाना ऑर्डर करेंगे स्विगी से, जोमेटो से, जो भी व्यवस्था बन गई है। मैं सुबह सुबह 4 बजे पार्क जाता हूं, और आपको मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये बात, बहुत जिम्मेवारी से ये बात आपको कह रहा हूं कि लगभग 4:30 बजे के आसपास मैं पार्क के नजदीक, जिम के नजदीक पहुंचता हूं। वहीं बगल में 3-4 आउटलेट्स हैं। एक तो मैकडोनाल्ड का आउटलेट है, एक और कोई आउटलेट है जो कुछ इसी तरह की चीजें बनाता है। मैंने उस पर बहुत गौर नहीं किया। वहां पर काफी सारे 16-17 साल की उम्र के बच्चे बाइक के साथ, वो आजकल जो एक सिंगल पतली सी बाइक होती है, मोटराइज्ड बाइक होती है, बैटरी वाली बाइक, उस पर खड़े मिलते हैं। और मुझे हैरानी होती है कि 4-5 बजे वो ऑर्डर के लिए लाइन में होते हैं। जैसे ही उनके मोबाइल पे संदेश आता है, वो ऑर्डर पैकेट लेते हैं, फूड पैकेट मैकडोनाल्ड से उठाते हैं और शायद उसको पहुंचाने जाते होंगे। तो 5 बजे जिस समय सुबह उठकर सैर करने या फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होने का समय है, उस समय मैकडोनाल्ड की इतनी बिगड़ी, मतलब 1 दर्जन से ज्यादा बाइकर्स वहां होते हैं जो ऑर्डर रिसीव करते हैं और कस्टमर्स को सप्लाई करने निकलते हैं बारी बारी से। तो मुझे हैरानी हुई। अच्छा, यही स्थिति शाम में भी कभी कभी मैं लेट से कभी सैर करने जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि वहां फिर उसी तरह से 10-15 बाइकर्स खड़े हैं। तो आजकल इस तरह के जो फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, वहां पर इनकी भीड़ दिखती है, और ये सारे के सारे फास्ट फूड है। डोमिनो पिज्जाज का भी एक वो देखा हमने। सुबह सुबह जब मैं उसके बगल से गुजरता हूं, तो लगभग एक ट्रॉली, लगभग आधा ट्रक, एक उनकी छोटी ट्रॉली, आधे ट्रक की साइज की एक ट्रॉली होती है, जिसमें कि वो सारे उसके कागज, कप, ये सब चीजें जो उसके शोरूम से, उस रेस्टोरेंट से जो गंदे कचरे निकलते हैं, वो लगभग एक ट्रॉली होता है। आप अंदाजा लगाइए कि वो सारा का सारा कचरा आपके घर आता है। एक पिज्जा का पैकेट आप देख लीजिए, या मैकडी का पैक देख लीजिए, उसमें हर चीज प्लास्टिक है। और एक पिज्जा खाने के बाद वो सारा कागज का टुकड़ा, वो गत्ते के डब्बे, वो प्लास्टिक के कवर्स, ये सब कुछ आप फिर डिस्पोज करते हैं, और ये सारा का सारा फिर वो लैंडफील्ड में जाता है, और वहां पर वो जमा होता है, और फिर वो मिट्टी को पॉल्यूट करता है, और फिर उससे हवा पॉल्यूट होती है, पानी पॉल्यूट होता है, जमीन पॉल्यूट होता है। उसके बाद जो रोग उससे निकलते हैं, आपको पता है। अगर आपकी हवा गंदी होगी तो सांस से जुड़े हुए रोग होंगे, फेफड़े का कैंसर होगा, दमा होगा, सीओपीडी जैसे रोग होंगे। यदि पानी पॉल्यूट होगा तो जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस की कई वेराइटीज हैं, ये सब उत्पन्न होंगी। अगर मिट्टी प्रदूषित है तो आप समझ सकते हैं
कि सबसे घातक रोग कैंसर सबसे ज्यादा हमारी मिट्टी प्रदूषित होने की वजह से हो रहा है। इस मिट्टी में जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, जो हैवी मेटल्स हमारे खेतों में जो जा रहा है, उससे ये सब बीमारियां, तो ये सारे के सारे संकट हमारे द्वारा पैदा किए गए। मैंने आपको बताया कि इस भीषण गर्मी में भी 18 डिग्री के तापक्रम में रहने का जो सुख है और उस डब्बा बंद खाना को खाने का जो आनंद है, ये आपकी बीमारियों को पैदा कर रहा है और ये बीमारियां आपको हमको हो रही हैं। हाँ, इसमें जो सबसे इनोसेंट लोग हैं, जो इस वातानुकूलन का फायदा नहीं ले पा रहे, जो बोतल बंद पानी नहीं पी पा रहे, जो पिज्जा बर्गर उतनी मात्रा में नहीं खा पा रहे जितनी मात्रा में मध्य वर्ग खा रहा है, वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जिनका इस गलती में जीरो कंट्रीब्यूशन है, जो लोग प्रकृति को संवर्धित करने में लगे हुए हैं, जो जीव जंतु, वो इसके सबसे बड़े शिकार हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि कई स्पीसीज खत्म हो गई हैं। हजारों की तादाद में जरूरी जो जीव जंतु थे इस दुनिया में, इस वातावरण में, वो नष्ट हो चुके हैं। आप गूगल करिए और डेंजर स्पीसीज या लॉस्ट स्पीसीज करके टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपके शहर से, आपके गांव से गोरैया खत्म हो गई, कभी कभी कौवे कुछ दिख जाते हैं, गिद्ध खत्म हो गए, साइबेरियन क्रेन आते थे, जितने भी बर्ड सेंचुरीज हैं वहां, सारस बहुत डेंजर स्पीसीज, टाइगर डेंजर स्पीसीज है, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो आप सेंचुरीज जा जाकर देखने की कोशिश करते हैं, वो सब डेंजर स्पीसीज नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्दी ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बहुत बुलंदी से कहना चाहूंगा कि अगर ये सब नष्ट हो गए, ये जीव जंतु नष्ट हो गए, अगर ये कीट पतंग नष्ट हो गए, तितली तो चली गई, तितली तो अब दिखती भी नहीं। आपको याद होगा, अगर कुछ आधे शहर आधे गांव में रहने वाले लोग, मेरी तरह के लोग, तो आपको एक याद है, वो एक चमकने वाली जो जीव होती थी, भगजोगनी बोलते थे, बिहार और उत्तर प्रदेश में उसको भगजोगनी बोलते हैं, असम में भी शायद यही बोलते हैं। वो नष्ट हो गई, नहीं दिखती है। लाइट रात में टिमटिमाती हुई वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, जुगनू कहते हैं सर उसको, जुगनू जुगनू कहते हैं, जुगनू, यस जुगनू कहते हैं। हाँ, कई जगह उसको भगजोगनी बोलते हैं वर्नाकुलर भाषा में। तो ये नष्ट हो गए, खत्म हो गए, नहीं दिख रहे। तितलियां खत्म हो गई, नहीं दिख रही। कई ऐसे रेयर जो पक्षी थे, जो दिखते थे, जो आपको कविताएं और कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करते थे, वो अब खत्म हो गए, नहीं दिख रहे। तो गलती करे इंसान और मरे कोई और ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इस गलती से वो मर रहे हैं और हम तो चलो ठीक है, अपनी तो ठीक ही चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगला नंबर इंसानों का है। इंसानों में बहुत बड़े पैमाने पे लॉसेस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। जैसे देखिए, आपका एवरेज एज बढ़ा है आपकी सुविधाओं की वजह से, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ घट गई है। आदमी 100 साल तक जीता था और वो बिल्कुल गांव के वातावरण में 100-125 साल की उम्र गुजार लेता था। आज भी आप 100 साल जी रहे हैं, 80-90 साल जी रहे हैं, लेकिन 50 के बाद आपका जीवन अस्पताल में बीतता है। और मैं आपको बताऊं कि अब तो कई ऐसी सोसाइटीज बन रही हैं जिसमें जो बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जो जितने बिल्डर्स हैं, उसमें बहुत सारे हाइलाइट्स हैं। उसमें एक हाइलाइट्स ये है कि आपके कमरे में कुछ जगह पर यह भी बनना शुरू हो गया है कि आपके कमरे में एक एडिशनल आईसीयू का कमरा भी वो बनाकर दे रहा है। यानी कि उसमें एक बेड ऐसा होगा जिसमें आप, जो अस्पताल में आपको जो सुविधा मिलती है, वो सुविधा आपके घर में ही होगा। अभी तक तो ये हर घर में नहीं दे रहे हैं, मतलब एक सोसाइटी में एक आईसीयू बना रहे हैं, वहीं पर
जैसे स्विमिंग पूल बनाते हैं, जैसे वो गेम्स के कोर्ट बनाते हैं, जैसे वो सोशल गैदरिंग के लिए वो बना रहे हैं, उसी तरह से एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। और ये व्यवस्था लगभग हर उस सार्वजनिक जगह पे बनाई जा रही है जहां पर 100, 200, 300, 400 की तादाद में लोग रहते हैं। तो यानी कि आपका सब कुछ प्राइवेट होगा और ये सब कुछ वातानुकूलित होगा और ये सब कुछ संसाधित पानी, संसाधित अनाज, सब कुछ प्रोसेस्ड चीजों से होगा। आप देख लीजिए कि किसी भी 5 सितारा अस्पताल में आप जाते हैं तो वहां पर कोई देसी चूल्हा और उस पर बनने वाली चपाती और सरसों का साग, इस तरह का खाना तो नहीं मिलता। वहां तो सब कुछ पैक्ड होता है, पैकेट, पूरा पूरा का पूरा पैकेट है। आप जाइए, पे कीजिए और एक पिज्जा उठा लीजिए, एक ब्रेड उठा लीजिए, बर्गर उठा लीजिए, यही खाना मिलेगा आपको। और किसी जिम्मेवार डॉक्टर से बात कीजिए तो बताएगा कि हाँ, ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सब प्रिजर्वेटिव वाले खाने हैं, लेकिन अस्पताल में वही मिलेगा। तो धीरे धीरे हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और एक तथाकथित सुविधा से संपन्न एक इस तरह के व्यवस्था में, माहौल में धकेल दिए जा रहे हैं जहां शुरू में बहुत मजा आ रहा है। एसी की गाड़ी में इस गर्मी में चलना किसको नहीं अच्छा लगेगा? एसी के मकान में रहना किसको नहीं अच्छा लगेगा? इस गर्मी में एकदम चिल्ड वाटर पीना किसको नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि बाजार ने हमें वो उस लायक बना दिया है कि हम चिल्ड वाटर, आपको मैं बता के मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बहुत सहज रूप से इन सब चीजों को देख रहा हूं। एक सोशल गैदरिंग में एक ग्रुप ने, मतलब 2, 4, 5 लोग बैठे थे एक टेबल पे, उन्होंने मांगा कि भाई थोड़ा ठंडा पानी लेके आओ। तो एक साधारण ठंडा पानी लेके आया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये ठंडा नहीं है, थोड़ा और ठंडा लेके आओ। अब वो जो सर्वर है वो बेचारा क्या करेगा, वो जो वेटर है वो क्या करेगा? जो जितना ठंडा पानी अवेलेबल था वो ले आया, कहा कि अरे ये क्या है, और ठंडा लेके आओ। तो उसने क्या किया कि वो कुछ बर्फ भी ला के रख दिया और पानी भी। उस पर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो इस तरह के आउटरेजेस भी बढ़ रहे हैं कि मैंने ये मांगा था, तूने ये क्यों नहीं, मतलब आपको रेडी चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए। हमने ये मांगा, तुमने दिया क्यों नहीं? आपको नहीं पता कि प्रकृति के खिलाफ इस तरह की चीजों को व्यवस्थित करने में आप ये लोग तो चूंकि वर्कर हैं, वो तो उपलब्ध करा देंगे। अगर उनको पता चल जाए कि आपको बहुत 0 डिग्री वाला टेम्परेचर का पानी चाहिए तो शायद वो उपलब्ध करा भी दें। लेकिन आपने कभी सोचा कि इसकी वजह से इस पूरी प्रकृति और पर्यावरण का हम क्या कर रहे हैं? और आपके इस सुविधा के लिए जो फैक्ट्री लगी होगी, जहां पर वो आइस बन रहा होगा, जहां पर इस तरह के फास्ट फूड तैयार किए जा रहे होंगे, उसकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा होगा उसका क्या हाल होगा? या जितने भी नॉनवेज चीजें बन रही है उसका क्या हाल होगा? आपने कई बीमारियां देखी होंगी जो इसी तरह से, जैसे सार्स आया था, बर्ड फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू आया था, ये सब क्या है? मैड काउ डिजीज एक डिजीज है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, मेरा एक लेख है बहुत पुराना, उसमें मैंने लिखा था अमीर दुनिया की स्वास्थ्य चिंताएं। ये लेख मैंने 2000 में लिखा था, 25 साल पहले। आपको हैरानी होगी कि मैंने कुछ रोगों के जिक्र की लिस्ट दी थी। जैसे पिछले 30 वर्षों में लगभग 40 नए रोग उत्पन्न हो गए। मतलब ये बहुत पुराने रोग नहीं है, पिछले 30 वर्षों में लगभग 40 नए रोग आए हैं। मैं आपको 2-3 नाम ले लेता हूं। जैसे 1976 में लेजियोनाइटिस नाम का एक रोग आया। 1981 में HIV एड्स आया, ये सब आप लोगों को पता होगा। आज तक उसकी दवा और टीके पे काम चल रहा, आज तक नहीं बन पाया। 82 से लेकर अभी हम कहां हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। इकोलाई 0.157 नाम का एक वायरस आया। ब्रिटेन में 1986 में BSE जिसको मैंने अभी बताया आपको, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो बीफ खाते हैं, आपको पता है कि हमारे देश में अब तो खैर ग्लोबल मामला हो गया, लेकिन पुराने जमाने में हमारे देश में गाय जो है वो दूध के लिए पाली जाती थी, लेकिन यूरोप में गायें मांस के लिए पाली जाती।
तो इसीलिए वहां पर जो गायें हैं उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, उनको प्रोटीन खिलाया जाता है और वो बहुत, उनके मांस में प्रोटीन होता है। उसके लिए गायों को गाय के मांस ही खिलाए जाने लगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो स्लॉटर हाउसेस में गाय काटी जाती थी, या जो जानवर काटे, गाय क्यों बोलूं मैं, जानवर काटे जाते थे, मांसल जानवर काटे जाते थे, तो उनकी जो अतड़ियां बचती थी, स्किन बचता था, जो वेस्टेज बचते थे, उस वेस्टेज को भी साइंस और टेक्नोलॉजी ने मिलकर कहा कि हम पशुओं का चारा बनाएंगे, और उस वेस्टेज से पशुओं का चारा बनाया जाने लगा। और उस चारे को खिलाकर गायें या जानवर, भैंस जो भी हो, पोर्क, इन सब को मांसल बनाया जाने लगा। उसकी वजह से एक डिजीज आया जिसका नाम है बीएसई। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं पागल गाय रोग। यानी कि ये इंसेफेलोपैथी है, इसमें उस जीव का दिमाग जो है वो पत्थर हो जाता है, और ये एक संक्रामक रोग के रूप में आया। तो बीएसई का एक ये रोग ब्रिटेन में 1986 में पाया गया, और उसके बाद से पूरी दुनिया में फैल गया। 1988 में एक साल्मोनेला इंटेरिस पीटी4 नाम का एक वायरल डिजीज आया। ऐसे ही इटली के डेल्टा में 1980 में पहली बार हेपेटाइटिस डी पाया गया। हेपेटाइटिस ए पीलिया है, हेपेटाइटिस बी वायरल डिजीज है, सी, और ये डी। ब्राजील में ब्राजीलियन हेमोरेजिक फीवर आया। ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन एंड इकिनी मॉर्बिली वायरस आया। 1993 में एक अलग किस्म का रोग आया जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इनएक्टिव, उसको पैरालाइज कर देता है। 2020 में कोविड आया, कोरोना आया, और अब उसके इतने वेरिएंट्स अभी तक आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये सब हमारे द्वारा पैदा किए गए रोग हैं, जो सीधे तौर पर इंसानों के लिए और परोक्ष रूप से जानवरों के लिए, अब मतलब एक जिसको बोलते हैं ना, हमारे मेडिकल साइंस में हम लोग उसको जूनेटिक डिजीज के रूप में देखते हैं। यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां थी जो पहले स्पेसिफिक आदमी की बीमारी आदमी को होती थी, जानवर की बीमारी जानवर को होती थी। लेकिन जब से हमारा ये घालमेल शुरू हो गया, वो घालमेल हर तरह का, खान पान से लेकर साथ में रहने का भी। आपको पता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेट्स के साथ ही सोते हैं। उनके बिस्तर पे ही वो पेट्स उनका सोता है, उनका चाहे वो बीच हो या डॉग हो या जो भी हो, बिल्ली हो, उसके साथ ही वो सोते हैं। उसकी वजह से जो डिजीज एक्सचेंज हुए, जानवर के डिजीज मनुष्यों में, मनुष्यों के डिजीज जानवर में, उसको बोलते हैं जूनेटिक डिजीज। यानी जानवर से जो रोग मनुष्यों में आया वो एक जूनेटिक डिजीज के रूप में हम उसको देखते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि मिट्टी, पानी, हवा सबको प्रदूषित करते हुए खान पान के माध्यम से हमने ऐसी परिस्थिति बना दी कि उसमें हमारे द्वारा ही हमारी सुविधा के लिए एडॉप्ट किए गए ये सारी चीजें हमारे लिए घातक हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम अपनी सेहत कुर्बान करते चले गए। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो ब्लड प्रेशर की दवा या शुगर की दवा या थायराइड की दवा के बिना रहता हो। 70 to 80% लोग आज इन दवाओं के साथ जी रहे हैं। आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो ये एक दृश्य है। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात अब समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वक्त लंबा हो गया, आधा घंटा हो चुका है। दो चीजें मैं आपसे बताना चाहता हूं। एक और लेख मैंने लिखा था, वो लेख है कि जो हम लोग सोचते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या आपको पता है कि आपका भोजन, उसके अंदर का पोषण घट गया है। मैं आपको उसका सारांश बता देता हूं। ये लेख 2018 में लिखा था। सेब और टमाटर में जो आयरन कंटेंट, कहते हैं ना कि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपको हैरानी होगी कि आजकल जो सेब और टमाटर मिल रहा है उसमें 66% आयरन की मात्रा घट गई है, यानी कि वो आयरन डेफिशिएंट हो गया है। मूंग और मसूर की दालों के बारे में आप कहते हैं कि हाँ इसमें प्रोटीन बहुत होता है। आपको हैरानी होगी कि 10 से 17%, लगभग 20% प्रोटीन घट गया है। उसकी वजह, उसकी कई वजह हैं। पेस्टिसाइड्स है,
और हाइब्रिड सीड्स हैं, ये सब है। तो मैं इस सारे से बात रख रहा हूँ। विषय बहुत लंबा है, मैं तो इस विषय पर अगर आप पेशेंसली सुनेंगे तो मैं तो 2.5 से 3 घंटा बोलकर शायद एक पक्ष समझा पाऊं, लेकिन आज मेरे पास मुश्किल से 30 या 40 मिनट है, 30 मिनट निकल चुका है। 5-7 मिनट में और अपनी बात रखता हूं, और उसके बाद अगर आप कहेंगे तो फिर कभी मंजुला जी से बात करूंगा, और फिर कभी मैं, अगर आपकी रुचि होगी तो मैं जरूर दोबारा से आके कई दूसरे पहलू हैं जिस पर मैं बात रखना चाहूँ। तो ये एक स्थिति है कि हम सोचते हैं कि हम कुछ फल खरीद के खा लेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीद के खा लेंगे, कुछ इस तरह की पोषक चीजें, अब वो पोषकता उसमें नहीं है। अब बस कहने को सेब है, कहने को टमाटर है, कहने को दाल है, कहने को ये सब चीजें हैं, ये सब के सब अलग तरीके से संसाधित किए जा रहे हैं और उसमें उनकी पोषकता घट गई है। ये आईसीएमआर की और एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की स्टडी है। उन लोगों ने ये बता दिया कि अब आप इस भ्रम में मत रहिए कि आप सेब खा लेंगे तो आपके अंदर आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। आप नमक से लेकर हर चीज प्रोसेस्ड हो चुकी हैं और उसकी वजह से तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हैं। तो डॉक्टर साहब प्रश्न ये है, डॉक्टर साहब प्रश्न बीच में रोकूंगी मैं आपको, अगर अनुमति दें तो मैं रोकूंगी, कि पूछना चाहूंगी फिर खाएं क्या हम लोग, फिर खाएं क्या? यानी सेब तो हम खाते हैं कि भाई रोज एक सेब खा लो, और प्रश्न ये है कि बाजार तो घर में घुस ही चुका है, हम बाजार के गुलाम तो हो ही चुके हैं, है ना? सेब खा लो, दाल खा लो, फिर खाए क्या? कोई समस्या तो बहुत बड़ी है, खाएं क्या? क्या मतलब ऐसी स्थिति में हम अपने सेहत के लिए कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे कि हम थोड़ा जी सके ठीक ठाक, है ना? तो ये सब कैसे होगा? पहले तो समस्याएं सुन लीजिए, उसके बाद समाधान की बात करेंगे। पहले तो समस्या, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि सेब से ये पोषक तत्व खत्म हो गए। तो अभी तो आइडेंटिफाई कर लीजिए कि समस्याएं क्या हैं। मिट्टी खराब हो गई, पानी खराब हो गया, मतलब स्थूल रूप से हम पहाड़ों पे जाते हैं, पानी की बोतल प्लास्टिक की बोतल में जाते हैं, पानी वहां पी लिया और बोतल वहीं कहीं कोने में टरका दिया। ये तो एक आम क्या बोलेंगे, मानवीय आदत है। हर कोई, हमने भी ये गलतियां की है, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मैंने भी गलतियां की। बाद में मुझे एहसास हुआ कि हाँ, प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने सड़क पे किनारे फेंका था। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि हाँ, लेकिन मैंने फिर कान पकड़ के संकल्प लिया कि नहीं, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं जब भी जाता हूं तो अपनी गाड़ी में एक डस्टबिन रखता हूं और एक थैला रखता हूं, उसमें तमाम इस तरह के कचरे जो है वो जमा करके, कम से कम पहाड़ों को तो मैं खराब ना करूं, क्योंकि वहां पे डिस्पोजल के चांसेस नहीं है, वो वहीं पड़ा रह जाएगा, वहां पर उस तरह की क्लीनिंग नहीं होती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने सवाल बहुत सही उठाया, उस पर आगे चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सा जो सवाल है, समस्या है, उसको 2-4 मिनट में और आपके सामने रख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक इससे बिल्कुल अलग विषय जो मैं चाहता था शुरू में ही रखूं, लेकिन मैं नहीं रख पाया, जो भूमिका बनी उसमें बिल्कुल एक अलग। देखिए, आइंस्टीन साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। आजादी के दौर में, जो पहला दूसरा विश्व युद्ध का जो दौर था, उस समय ये लोग सक्रिय थे। 1945-46 के आसपास की बात है। उस समय जितने भी एटॉमिक साइंटिस्ट थे, 100 से ज्यादा बड़े वैज्ञानिकों ने एक संगठन बनाया था। वो संगठन इस काम के लिए बना था कि वो दुनिया में जीव जंतुओं के लिए जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करे, प्रकृति का मूल्यांकन करे, जो हालात हैं उसका मूल्यांकन करे, जितने न्यूक्लियर वेपन हैं उसका अध्ययन करे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी अभिक्रम चल रहे हैं उन सब का अध्ययन करे, और अध्ययन करके ये बताए कि प्रकृति का कितना नुकसान हुआ है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन लोगों ने एक काल्पनिक घड़ी बनाई, एक इमेजिनरी घड़ी, उसके पैरामीटर्स बनाए गए। उसमें जैसे घड़ी में सुई होती है ना, छोटी सुई 12 पे, बड़ी वाली सुई भी 12 पे, तो यानी कि 12 बज गया, रात का 12 बजा। तो इन लोगों ने घड़ी बनाई और ये पैमाना रखा कि घड़ी की सुई को इन पैरामीटर्स के हिसाब से हम सेट करेंगे। आपको हैरानी होगी,
हाँ, उसका डिक्लेरेशन ये था कि यदि घड़ी की छोटी और बड़ी सुई 12 पे आ जाए तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, जिसको आप प्रलय कह सकते हैं एक सामान्य बोलचाल की भाषा में, कि प्रलय आ जाएगा यानी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी कि 1953 में जिस समय अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था, 1952 में उसने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया था, उस समय यह घड़ी 11:55 पे, आप देख सकते हैं इसमें ये वाला 11:55 पे पहुंच गई थी। यानी कि मात्र 5 सेकेंड पहले थी। यानी कि 5 सेकेंड घड़ी और बढ़ जाती तो डिजास्टर होता, पूरी दुनिया नष्ट हो जाती। सो दैट वाज द फर्स्ट थ्रेट ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिन लोगों ने उस घड़ी का नाम उन्होंने दिया डूम्सडे क्लॉक, हिंदी में उसको कहते हैं कयामत की घड़ी। तो ये हर साल इस पर रिव्यू करते हैं ये साइंटिस्ट, इसमें से मैक्सिमम नोबेल लॉरेट्स हैं और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और वो ये कर रहे हैं कि जो जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जैसे पॉल्यूशन का लेवल, मनुष्य में एंगर का लेवल, बीमारी का स्तर, खाने पीने में मिलावट, न्यूक्लियर सिचुएशंस, वॉर के सिचुएशंस, ये सारी चीजों को मिलाकर वो कैलकुलेट करते हैं। 2019 में ये घड़ी 4 सेकेंड पीछे थी, यानी कि 11:60 है ना, तो क्या होगा, हाँ मतलब उस समय न्यूक्लियर रिस्क बहुत ज्यादा था। 2018 में भी लगभग यही स्थिति थी। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो पूरा का पूरा घड़ी की जो पूरी संकल्पना थी, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अलग अलग तरह के खतरे की बात की है, और सबसे नजदीक 2019 में मात्र 4 सेकेंड पीछे थी घड़ी। अगर 4 सेकेंड वो घड़ी और खिसक गई होती तो ये प्रलय हो गया होता। ये काल्पनिक बात मैं नहीं कर रहा हूं, सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको हैरानी होगी कि बहुत जिम्मेवारी से वैज्ञानिक इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। ये जितने भी कन्वेंशंस हैं, हमारे जितने भी पर्यावरण पर लिखने वाले पत्रकार हैं, उनसे बात कीजिएगा। पेरिस कन्वेंशंस हैं, जितने बड़े देश हैं उसको नहीं मानते। इन लोगों ने खुद से तय किया था कि हम पॉल्यूशंस का लेवल घटाएंगे, लेकिन उसको घटाने की बजाय इन्होंने क्या किया कि उन तमाम पॉल्यूशन की चीजों को गरीब दुनिया, जिसको कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, उनके पास भेज दिया कि भाई ये प्लास्टिक का कचरा तुम पैदा करो, प्लास्टिक के दाने तुम बनाओ, प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट्स तुम बनाओ और हमको सप्लाई कर दो, हम यूज करेंगे और फिर डंप तुम्हारे यहां कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो ताकत, पैसा और उन सब चीजों का इस्तेमाल करके अमीर देश अपनी जिम्मेवारियां गरीब देशों पर डाल रहे हैं और लायबिलिटीज आपको डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है हम आपको टैक्स दे देंगे। अब वो टैक्स भी देना बंद कर चुके हैं, डब्ल्यूएचओ का शेयर देना बंद कर चुके हैं। डब्ल्यूएचओ का काम है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है कि जन स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जो चैलेंजेज हैं उस पर अध्ययन करे, शोध करे और दुनिया को आगाह करे। लेकिन कोविड के दौरान आपने देखा क्या हुआ। कोविड के दौरान वही स्थिति हिंदुस्तान के एक साधारण अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल की जो स्थिति थी, लगभग वही स्थिति यूरोप में भी थी, वही स्थिति अमेरिका में थी, पूरी दुनिया में तबाही थी। तो ये कैसा विकास है जो एक सामान्य से महामारी के दौर में बिल्कुल नंगा हो जाता है, हाथ खड़े कर देता है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, बड़े बड़े सांसद और बड़े बड़े उद्योगपति भी निकल गए हैं इस दौर में। आप पता कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि ठीक है सरकार आंकड़े छिपा लेती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति अपना काम करती है। प्रकृति के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हुआ है अरोक्ष परोक्ष रूप से कि प्रकृति अब सहने की स्थिति में नहीं है। प्रकृति ने गिव अप कर दिया है। 2 4 5 सेकंड घड़ी को घूमने में कितना वक्त लगेगा। तो इसीलिए बहुत जल्दी हम मौत की कगार पे खड़े हैं और बहुत जल्दी हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां से वापस लौटने की कोई रास्ता नहीं बचेगा। और इंसानों को लगता है कि हम इस तरह की जूम की मीटिंग करके कोई
डॉक्टर अरुण और कोई डॉक्टर वरुण और कोई डॉक्टर राकेश का लेक्चर करके, या फिर आपस में एक दूसरे को कविताएं सुना के, या आपस में एक दूसरे की बात करके शायद हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। ये खतरे की घंटी है, खतरे की घड़ी है। इन खतरों को समझे बगैर, इन खतरों को जाने बगैर शायद हम थोड़ा सुकून महसूस कर लेंगे, लेकिन जैसे ही ये खतरे आपको पता चलेंगे, आपको लगेगा कि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मेरी 2-3 पॉइंट्स जो मैं रख देता हूं संक्षेप के रूप में। पहला, जो मैंने अपनी बात रखी, मैंने कोई बहुत लिखित वक्तव्य मैंने नहीं दिया, वो कभी और, चूंकि मेरा ये पहला अनुभव है पथगामिनी के साथ। आगे अगर आपकी रुचि होगी और आप चाहेंगे तो मैं जरूर पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। आज तो मैंने बिना तैयारी की बात की है। 3-4 पॉइंट। नंबर 1, गांधी जी एक बात कहते थे। गांधी जी कहते थे कि यह शरीर तुम्हारा नहीं है। वो उनकी जो ईश्वर की कल्पना थी वो बिल्कुल अलग थी। तो आप सब गुणी लोग हैं, आप सब समझते हैं। तो कहते थे कि यह शरीर तुम्हारा नहीं है, यह ईश्वर का है। ईश्वर ने यह शरीर तुम्हें थोड़े समय के लिए दिया है, इसलिए तुम इसके ट्रस्टी हो, मालिक नहीं। एक ट्रस्टी का क्या काम होता है? एक ट्रस्टी का ये काम होता है कि वो दिए हुए वस्तु को संभाल कर रखे, उसकी सेवा करे, उसको उसकी देखभाल करे, और ईश्वर को जब मर्जी होगी वह तुमसे अपनी दी हुई चीज वापस ले लेगा। आप इमेजिन कीजिए, हमारा बॉडी ऐसा ही है। एक खिलखिलाते हुए, किलकारी मारते हुए बच्चे के रूप में हम इस दुनिया में आए हैं, और रोते बिलखते, मतलब हम तो, मरने वाला तो क्या रोएगा, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं वो रोते बिलखते उसको विदा करेंगे। हमारी जिंदगी यही है और यही प्रकृति है। लेकिन इस बीच में हम जितना कचरा करके जा रहे हैं, हम जितना यहाँ गंद मचा के जा रहे हैं, ये कचरा सिर्फ मिट्टी, हवा, पानी को प्रदूषित नहीं कर रहा है, ये हमारे विचारों को प्रदूषित कर रहा है, हमारी सोच को प्रदूषित कर रहा है। आने वाली पीढ़ियों के हम सबसे बड़े अपराधी हैं। हमें मालूम नहीं कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके पीठ पर लगा हुआ सिलेंडर ऑक्सीजन का, वो उनको सांस देगा। और आप लिख लीजिए, पोर्टेबल सिलेंडर्स अवेलेबल हैं, 2 लीटर 3 लीटर के सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। और मेरे तकरीबन 1 दर्जन मरीज ऐसे हैं जिनको मजबूरी में मुझे वो पोर्टेबल सिलेंडर रिकमेंड करना पड़ा है। यानी कि जब वो बाहर जाते हैं तो उनका वो पोर्टेबल सिलेंडर उनके साथ होता है, कभी भी उनको उसकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। तो हम ये व्यवस्था, ये दुनिया अपने बच्चों को देकर जाने वाले हैं। एक खोखला सेव देकर जाने वाले हैं जिसमें 56% आयरन कंटेंट अब खत्म हो गया है। हम एक ऐसा अनाज उसको देके जाने वाले हैं जिसमें सीड्स, जिसमें स्प्राउट्स, जिसमें बीज है ही नहीं, वो बांझ बीज जिसको बोलते हैं आप, जिसको आप जेनेटिक फूड के रूप में, ये जितने भी फास्ट फूड्स हैं, मैकडी, पिज्जा, केएफसी, जितने भी हैं, ये सब के सब हाइब्रिड चीजें यूज कर रहे हैं। उनका जो चिप्स है, उनकी जो ड्रिंक है, ये सब क्वालिटी के नाम पर। आप देखिएगा कि किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स में कभी कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो बायो प्रोडक्ट है ही नहीं। आपके घर में बनी हुई सब्जी तुरंत खट्टी हो जाती है, लेकिन पैक्ड जो सब्जियां आती है उसमें कोई खटास नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डला है। तो हम एक प्रकृति को नष्ट करके एक अप्राकृतिक व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, जिसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। जिस अप्राकृतिक व्यवस्था में जैसे तैसे तो इंसान जी रहा है, जिसके पास पैसा है वो जी रहा है। वो हो सकता है कि अपोलो में, मेदांता में, या किसी बड़े अस्पताल में एडमिट होकर वातानुकूलित कमरे में महंगे डॉक्टरों के वजह से कुछ समय तक बच जाए, लेकिन औसत जो लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है। दूसरी जो सबसे बुरी हालत है वो उनकी है जो बेजुबान है, जो जीव हैं। हमने उनके लिए कुछ छोड़ा नहीं, और हम अब वहां भी पहुंच रहे हैं जहां पर वो सुकून से रह रहे थे। अंटार्कटिका भी हम पहुंच रहे हैं, हम लेह लद्दाख भी पहुंच रहे हैं, और वहां जाके कचरा कर रहे हैं। तो इन जीव जंतुओं पर दया कीजिए, जो आपके सह अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी हैं। उनका रहना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
अगर ये जीव जंतु नहीं रहेंगे तो इंसान बिल्कुल नहीं बचेगा। ये स्थिति हमारे लिए अलार्मिंग है और इससे संबंधित बहुत सारे मसले हैं जिस पर बात करनी है, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। लगभग 1 घंटा हो चुका है, 9:30 हो चुका, 8:30 से हम शुरू हुए थे। मंजुला जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो जी जैसा आदेश करेंगी वैसे मैं जी प्रश्न ले सकता जी हूँ जी, या फिर धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छी बात हमें सुनने को मिली आज। और आपके इस बात से, गांधी जी की बात से तो मैं बहुत बुरी तरह सहमत हूँ, और आज से नहीं, बहुत पुरानी सहमत हूँ कि शरीर के हम ट्रस्टी हैं, शरीर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमें मिला है, जब चाहे तब वो ले जाएगा, और ये हम सबको समझना पड़ेगा। लेकिन हम पूरी तरह से बाजार को घर में प्रवेश करा चुके हैं। प्राकृतिक चीजों को छोड़ अप्राकृतिक व्यवस्था में हम प्रवेश कर चुके हैं पूरी तरह से। अब तो हम इस विनाश और विकास की दौड़ में बहुत दूर तक निकल चुके हैं, बहुत दूर तक निकल चुके हैं डॉक्टर साहब। इस दूर तक निकले हुए को वापस लौटना बहुत मुश्किल है। पहले ही मैंने कहा था कि पत्ती को तोड़ लिए जाने पर ऊपर जोड़ा नहीं जा सकता। अब पुनः वो जंगल नहीं लगाए जा सकते, पुनः वो नदियां नहीं तैयार की जा सकती, वो प्राकृतिक चीजें पुनः लाई नहीं जा सकती। अप्राकृतिक रूप से ही उसे हमें अपने आप को उसमें संभालना है। इसी अप्राकृतिक व्यवस्था में हमें अपने आप को संभालना है, इस शरीर को संभालना है। तो समस्या ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जो दे के जा रहे हैं, अब वो क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बहुत ही कठिन समय आएगा। आने वाले समय में हम तो चले जाएंगे इस संसार से, लेकिन आज भी अगर हम चेत जाएं, आज भी थोड़ी सी हम समझ जाएं, लेकिन कब समझेंगे, कैसे समझेंगे? व्यक्तिगत रूप से हम समझाएंगे, आप समझेंगे, 1-2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, बट ये जो व्यवस्था चल रही है, अप्राकृतिक व्यवस्था, उसे कैसे समझाया जाए, उसे कहाँ से कैसे रोका जाए? क्योंकि वो तो बहुत आगे निकल चुका है। तो डाल डाल तो मैं पात पात, एक तरफ हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विनाश की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं अपने लिए। ये तो व्यवस्था ही हमारी ऐसी हो गई है ना। इस व्यवस्था में जबकि आप कह रहे हैं कि सेब नहीं, सेब भी हमारे लिए उचित नहीं है, दाल भी उचित नहीं है, नमक भी ठीक नहीं है, सब कुछ अप्राकृतिक हो गया है, तो हम करें क्या, कैसे मैनेज करें अपनी सेहत को? इस समस्त श्रोताओं की तरफ से है। मैं श्रोताओं का नाम भी लेना चाहूंगी, कौन कौन लोग सुन रहे हैं हमें। मूलचंद अरुणा जी जुड़े हुए हैं, हेमंत अग्रवाल जी, रमेश, आदरणीय रमेश रमन दादा हरिद्वार से, आदरणीय वीर लक्ष्मी दीदी, सुधा दीदी, विजय विराट, और भी कई लोग हैं जिनके नाम छूट गए हैं, हमें माफ करेंगे, ऊपर जा चुके हैं। आप लोग सुन रहे हैं। मैं श्रोताओं की तरफ से ये प्रश्न रख रही हूँ कि ऐसे में कैसे मैनेज किया जाए। जितना भी संक्षिप्त आप समझा सकते, फिर हम चाहेंगे तो आगे फिर भी हम इस प्रकरण को आगे रखेंगे, इस वक्तव्य को आगे सीरीज चला देंगे, क्योंकि बहुत वास्ट विषय है, विस्तृत है, एक दिन में संभव नहीं है। 1 घंटा हो गया बात करते करते, और पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीत गया, 1 घंटा से ऊपर जा रहा है। तो बस एक संक्षिप्त आप बताएं कि हम मैनेज कैसे, कि सुना है कोविड भी आ रहा है, अब फिर से कोविड आ रहा है, और बहुत सारी बीमारियां भी दस्तक देने वाली हैं और दे चुकी हैं चुपके से। तो हम चुपके से कैसे अपने स्वास्थ्य को मैनेज करें, थोड़ा सा इस पर अपना एक समराइज कर दें तो अति उत्तम होगा। जी। अगर देखिए, बस एक छोटी सी बात कि जैसे हम गाड़ी गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी गियर की वजह से स्पीड लेती है। हाँ, और सबसे जो आगे का स्पीड होता है, जैसे गियर 5 में चल रही है, गियर 4 में चल रही है। अब आप कह रहे हैं कि इसको रिवर्स करो, तो जाहिर है रिवर्स के लिए सबसे पहले न्यूट्रल करना पड़ेगा उस गियर को। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और उसके बाद फिर गाड़ी को न्यूट्रल पे लाना पड़ेगा, फिर रिवर्स गियर लगता है। तो अभी हमें थोड़ा सा गति घटानी पड़ेगी। ये जो तेज विकास की जो तेजी है, जिसको देखिए वही बात कर रहा, हमने हाईवे बना दिया, हमने 50 मंजिल मकान बना दिए, और हम तालियां बजाते हैं। हम में से कोई ये नहीं कहता कि जनाब आपने ये 50 मंजिल मकान तो बना दिए, लेकिन ये बिजली पानी, इसके लिए जो इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, उसका क्या इंतजाम है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता। हमें अच्छा लगता है कि कोई कह रहा है हम तुम्हारे क्लास को स्मार्ट बना दिए, हमने तुमको स्मार्ट बना दिया, हमने तुम्हारे गांव को स्मार्ट बना दिया, देखो कितना सुंदर प्लास्टिक में ये पैक होके आप बड़े बड़े मॉल से आप जो फल सब्जी ला रहे हैं, वो प्लास्टिक रैप्ड फल है।
आप उसको चाकू से काटते हैं तब जाके वो प्लास्टिक से निकलता है। रिलायंस का स्टोर्स हो या जो भी हो, आप मैं नाम क्या लूं इन सब कंपनियों का, ये जितने भी चीजें बन रही हैं, ये सब के सब पहले आप क्या करती थी, आप एक थैला लेकर सब्जी वालों से सब्जी लेने जाती थी। अब जोमेटो आपकी सब्जी दे रहा है, बिग बास्केट आपकी सब्जी दे रहा है, इस तरह की तमाम एजेंसीज बन गई जो आपकी सब्जियां, और वो क्लेम करते हैं फ्रेश, अल्ट्रा फ्रेश, एक्स्ट्रा फ्रेश। तो ये शब्द हैं, सब्जी नहीं है वो फ्रेश। तो हमें सबसे पहले तो ये बात करनी पड़ेगी कि प्लास्टिक की थैली भैया छोड़कर कपड़े के जूट का थैला लेके सब्जी लाने चलो। सब्जी लाने वहां अच्छा। चलो जहां पर कोई फार्मर अपनी सब्जी उगाकर लाकर अपनी सब्जी बेच रहा है। आज वो रो रहा है क्योंकि उसके सब्जी के दाम नहीं मिल रहे। आप हम लोगों ने इस तरह की मुहिम शुरू की है कुछ जगहों पे कि हम शहर के कुछ लोगों को लेके गांव जाते हैं, जहां पर हम्म, जैसे गेहूं की खेती हो रही है, तो उनको हम रिक्वेस्ट हम्म, करते हैं कि आप इसका एडवांस पैसा ले लीजिए, 5 क्विंटल या 1 क्विंटल गेहूं हमें चाहिए, 1 क्विंटल गेहूं का एडवांस पैसा ले लीजिए, लेकिन आप अपने खेत में पेस्टिसाइड मत डालिए। और ये प्रयोग हम्म, हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तो अगर उनको पहले ही ग्राहक मिल गए कि चलो 50 क्विंटल गेहूं के ग्राहक मिल गए हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स नहीं डालो, और उसकी वजह से जो कीमत में फर्क आएगा उसको हम कंपनसेट करेंगे, तो इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो जो बच्चे, उनको पता ही नहीं कि बैगन का पेड़ कैसा होता है, हम्म, तरबूज का पेड़ कैसा होता है, आजकल की जनरेशन को नहीं पता। उनको नहीं ये नहीं नहीं मालूम कि दूध कहाँ से निकलता है। आपको मैं मंजुला जी, आपको हैरानी होगी कि शहर के कई बच्चे, उन्हें नहीं पता कि गाय के नहीं पता। से दूध निकलता है। वो प्लास्टिक से बिल्कुल। जानती हैं, मशीन में पैसा डालते हैं दूध आ जाता है, या फिर वो कंट्री डिलाइट से दूध आ जाता है। तो वो जाके जब देखेंगे, वो जब इस तरह की प्रक्रियाओं को समझेंगे, तो एक तो उनको प्रकृति की समझ आएगी, उनको समझ आएगा कि जानवर जो दूध दे रहा है वो किस तरह की परिस्थितियों में जी रहा है, जो खेत हमको अनाज उपजा के दे रहा है वो किन परिस्थितियों में है, और ये अनाज, इसके दाने बहुत छोटे हैं, ये बड़े वाले दाने और छोटे दाने में फर्क क्या है, हाइब्रिड और नेचुरल सीड्स में। तो ये सारी चीजें इस तरह की व्यवस्था से हो सकता है। हमने अपने बगल में एक छोटा सा गांव है जहां मैं रहता हूँ, पश्चिम बिहार में, खयाला। यहाँ पे कुछ लोगों ने सब्जियां लगा रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लब बनाया है हम लोगों ने। वो क्लब में 15-20 लोग हैं। अब खबर आ जाती है कि हाँ, इस बार 10 किलो बैंगन निकला है उस खेत से, ऑर्गेनिक खेत है। तो 10 किलो बैंगन की डिमांड तुरंत ग्रुप में सर्कुलेट हो जाती है। कोई कहता है हमें आधा किलो चाहिए, कोई कहता है, इस तरह से वो 10 किलो उनका बैंगन एक साथ निकल जाता है। और जैसे दूध लेने लोग जाते थे एक जमाने में, और आज भी जाते हैं, जैसे कहीं गाय है, गायों का तबेला है, तो वहां लोग डोलची लेकर, अभी भी आपको कुछ इलाकों में देखेंगे कि लोग दूध लेने जाते हैं। तो वैसे ही लोग सब्जी लेने जाने लगे हैं। तो हालांकि ये बहुत छोटे पैमाने की प्रक्रिया है, लेकिन अगर इस तरह के सोच समाज में विकसित हो जाए कि वो गांव के लोगों से जुड़ जाएं, शहर के बच्चे गांव जाकर उनके खेतों से गेहूं की फसल देखें, एडवांस में उनको अगर उसकी कीमत मिल जाए तो वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी पैसों के लिए कर रहे हैं, उनको भी उनकी आजीविका का ये साधन है। इस तरह से कुछ बायर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच का एक अगर बहुत पारिवारिक रिश्ता बन जाए, तो उससे कुछ हद तक बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज कि ये जो पौष्टिकता खत्म हो रही है फलों में, सब्जियों में, उसकी वजह पेस्टिसाइड्स है। जाहिर है पेस्टिसाइड्स को इसलिए लाया गया कि इससे उत्पादन बढ़ेगा, फल खराब नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं देखा गया कि इस पेस्टिसाइड से फल खराब नहीं होंगे, आदमी खराब हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, बीमारियां लग रही हैं। मतलब हम 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो की सब्जी से हम 10 लाख रुपए तक के घाटे में जा रहे हैं। अगर कैंसर हो गया तो 10 लाख रुपया तो बहुत मामूली सी बात है आपका, और उसके बाद भी आपका शरीर आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो बहुत सारे इस तरह की बायो प्रक्रियाएं हैं जिसको जीवन में उतारा जा सकता है। चलिए, आज की चर्चा में अगर हम एक संकल्प लेते हैं कि प्लास्टिक की थैली बंद कर, अपने घर से कोई पुराने कपड़ों को जोड़ जाड़ कर एक थैला बनाइए और उस थैले को लेकर हम सब्जी लेने जाएंगे। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो शायद, कहने को होगा कि ये तो बड़ा बस फैनेटिक चीज है, देखने में लगता है कि आप जूट का थैला लेके जा रहे हो, लेकिन इससे आपके मन में एक भावना आएगी। उसके बाद आप प्लास्टिक की थैली में दूध भी बंद करेंगे, फिर आप डोलची लेकर जाएंगे। मैं ये अपना तांबे का बोतल रखता हूँ और इसी में मैं पानी पीता हूँ।
आप इस तरह के मेटेलिक बोतल में, प्लास्टिक के बोतल से आपको पता है ना कि प्लास्टिक की बोतलें अगर गर्म हो जाएं, और निश्चित रूप से इस मौसम में सारे प्लास्टिक की बोतल गर्म हो रही, तो उससे एक खास किस्म का गैस पानी में मिल रहा है और वो कैंसरस है। बहुत बड़े अस्पताल के बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट ने इस बात को कहा है कि जो बोतल बंद पानी आप दुकानदार के दुकान के बाहर जो पूरा पैक रखा हुआ है वो आप खरीद के फिर चील करते हैं, तब तक वो पानी कॉन्टामिनेट हो चुका है और वो कैंसरस है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो बहुत मोटा मोटी तौर पर समझी जा सकती है, वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। और इसके दूसरे बहुत आयाम हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का अगर टेक अवे हम लें तो यहाँ इतना बहुत बड़ी बात है जी। देखिए, एक कमेंट आया हुआ है, उमंग सरीन जी अभी जुड़ी हैं, संध्या दीक्षित जी जुड़ी हैं। उमंग सरीन जी कह रही हम तो कपड़ा का थैला लेकर ही बाजार जाते हैं। तो आपकी अच्छा, बात काफी दूर तक जाएगी, और शायद एक एक करके, कहते बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर एक एक व्यक्ति भी इस बात को ध्यान दे तो शायद कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम, आपने भी कहा, कविता पढ़ के और साहित्यिक गोष्ठियां करके और बातचीत करके हम खुश हो लेते हैं, लेकिन खुश होते हैं ये अलग बात है, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत हमारी बात तो पहुंचती है लोगों तक। साहित्य के माध्यम से ही, बातों के माध्यम से ही हमारी बात वर्चुअली पहुंचती है। अब कितना कौन करता है, कितना नहीं करता, ये हम उनके ऊपर है। लेकिन आप जो विनाश और विकास की बात हम कर रहे हैं, इससे इतना विकास होने के बावजूद भी, देखिए संध्या दीक्षित जी कह रही है हम भी झोला लेके जाते हैं, और हमारे यहाँ भी हम भी झोला ही लेके जाते हैं जूट का। खैर, तो अब ये विकास हो रहा है, साथ में विनाश भी हो रहा है, दोनों साथ साथ आगे पीछे चल रहे हैं, दाएं बाएं हाथ की तरह झुलाते हुए चल रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना विकास के बावजूद, 50 मंजिल मकान और इतने मॉल सब कुछ बनने के बावजूद भी, आधुनिक होने के बावजूद भी, आधुनिकता का दम भरने के बावजूद भी, किसी के चेहरे पर वो खुशी, वो मस्ती, वो मौसूमियत नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। तो इसी कविता से खुश हो लेते हैं, पता नहीं, लेकिन दो पंक्तियां इसी अपनी दो पंक्तियों से एंड करूंगी कि आज क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है समाज में, कि आज दिख रही है चौतरफा हर चेहरे पर रेखाएं थकन की। लोग थके हुए दिखाई पड़ते हैं। आज दिख रही हैं चौतरफा हर चेहरे पर रेखाएं थकन की, क्या पा लेने की जिद में पी रहा मुस्कान आदमी। पता नहीं क्या पाना चाहता है, मुझे नहीं पता। क्या पा लेने की जिद में पी रहा मुस्कान आदमी, न जाने किस इंतजार में टूट टूट बिखर रहा आदमी। हर आंख में एक तरस है, किस प्यास से बेजार है आदमी। किस प्यास से बेजार है आदमी, प्यास बुझने की नाम ही नहीं ले रही है। इस विकास का प्यास, आधुनिकता का प्यास समझे बिना हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ मंजिल मिलेगी कुछ पता नहीं है। वो मंजिल गर्त की ओर जा रहे हैं शायद हम। उमंग जी कह रही हैं, निचले तबके को जागरूक करो, निचले तबके को जागरूक करो, करने की जरूरत है। गिफ्ट रैपिंग भी कम करवाते हैं, टिश्यू कम इस्तेमाल करते हैं। इससे ये बात निकल के आती है वर्चुअल बात करने से, कि लोग कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। हालांकि आप जो इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं वो तो संभव नहीं है सबके लिए, लेकिन हाँ, लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आज की चर्चा अपनी इन्हीं 4 पंक्तियों से समाप्त करते हुए मैं कहूंगी कि आगे भी मौका मिला तो आपको मैं चाहूंगी कि पथगामिनी पर आप आएं और अपने वक्तव्य से, अपनी बातों से लोगों को एटलीस्ट जागरूक तो होंगे, लोगों तक बात जाएगी, दूर दूर तक जाएगी। थोड़ा बहुत तो समझ में आता ही है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आता है, लोग समझ रहे हैं। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। और देखिए, देखते देखते 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा होने लगा, और पता नहीं चला। बातें बहुत हैं, लंबी हैं, विस्तृत हैं। मैं सभी जुड़ने वाले श्रोता मनीषियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आपको मैं पथगामिनी परिवार की ओर से विशेष धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि आपने अपना समय, 2 घंटे का समय निकाला, पौने 2 घंटे का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपके वक्तव्य की अपेक्षा है मुझे। आभार, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबक है।